जी अस्सलाम वालेकुम। आज का चैप्टर जो है वो प्रेशर एंड बेंड्स है। और लास्ट लेक्चर के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप अभी पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर लास्ट लेक्चर में जो ये एडियाबैटिक, सर इसके बारे में थोड़ा अगर दोबारा बता दें थोड़ा बहुत। एडियाबैटिक को आपने सिंपली एक तो डिफाइन करना है प्रोसेस को। और उसमें आपने हमने जब इसको डिफाइन किया था तो डेफिनेशन इसकी यही थी कि प्रेशर चेंजेस जो है वो किस तरह से टेम्परेचर को चेंज करते हैं। कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन का वर्ड यूज करेंगे। जब कंप्रेस एयर कंप्रेस होती है या जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज होता है और सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और जो अवेलेबल स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के लिए वो रिड्यूस हो जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। ऑटोमेटिकली उनकी काइनेटिक एनर्जी जो कि मूवमेंट की एनर्जी है दैट इज रिड्यूस्ड। लेकिन वो एनर्जी डाई आउट नहीं होती बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट एनर्जी में। सो इसका मतलब ये हो गया कि जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट मेंशन करना जरूरी है वो ये है कि हीटिंग और कूलिंग के लिए सराउंडिंग से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। यानी अगर कूलिंग का प्रोसेस है तो सराउंडिंग में एनर्जी डिस्पर्स या स्कैटर नहीं हो रही या सराउंडिंग को जो है वो इमिट नहीं की जा रही, बल्कि इंटरनल एनर्जी जो होगी वही कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो रही है हीट और किनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कीजिए, किताब से आपने पढ़ा और एग्जांपल्स आप जो है ना, तो एग्जांपल्स जो हैं वो आपने बाइसिकल पंप की एग्जांपल देनी है, आपने सिलेंडर्स की एग्जांपल देनी है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस है। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है, मैं एक चीज इसमें क्लियर कर दूं कि जब हमने कल डिस्कस किया था एडियाबैटिक प्रोसेस को तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो प्रेशर था। यानी प्रेशर के चेंजेस का इफेक्ट हम टेम्परेचर चेंजेस में देख रहे थे। तो उसमें क्या था कि टेम्परेचर इंक्रीज वाज इज कॉजिंग टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। यानी कि decrease in temperature was being caused by a decrease in pressure. So relationship जो था वो इनडायरेक्ट रिलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप था, मतलब कि एक वेरिएबल की इंक्रीज दूसरे वेरिएबल की इंक्रीज को शो कर रही थी। ठीक है, तो ये तो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में पढ़ा। अब जब हम डिफाइन करते हैं प्रेशर को तो प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो अगर फिजिक्स को फॉलो करके देखी जाए, जी टॉपिक प्रेशर एंड विंड्स का है। So pressure is the force applied perpendicular to the surface of an object per unit area over which that force is distributed. ठीक है, अब जो फिजिक्स में हम प्रेशर की बात कर रहे होते हैं तो आमतौर पे वो कंटेनर, जार या किसी एनक्लोज्ड सिलेंडर या उसके अंदर मौजूद गैस के प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे यही लिया जाएगा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है सरफेस ऑफ द जार के ऊपर, दैट इज द प्रेशर। ठीक है, ये फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस तरह के प्रेशर की अगर हम बात करें और इसके ऊपर टेम्परेचर के इम्पैक्ट को देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज का इफेक्ट प्रेशर के ऊपर कैसा होगा। अगर आप इस जार को हीट अप करेंगे, इसमें मौजूद गैस हीट अप होकर एक्सपैंड करेगी और एक्सपेंशन के बाद वो और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सो एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में या किसी एक एनक्लोज्ड कंटेनर में
टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर के ऊपर डायरेक्ट रिलेशनशिप ही रखता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जिस वक्त हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं वेट ऑफ एयर। ठीक है, वेट ऑफ एयर। अब वेट को हमने पहले भी एक मरतबा डिफाइन किया हुआ है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस इट इज इक्वल टू एम इंटू जी। जी इज एक्चुअली द ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज अ डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, सो वेट जो है वो इटसेल्फ इज डाउनवर्ड फोर्स। सो जो हवा का वजन है जो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, सरफेस एयर प्रेशर, द वेट ऑफ एन एयर इन कॉलम अबाउट द यूनिट एरिया। यानी अगर हम ये कहें कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का बॉक्स बना देते हैं, उसके ऊपर मौजूद जितने भी हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनकी कंसंट्रेशन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नियर द ग्राउंड ज़्यादा है, और ऊपर जाते जाते कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होती जा रही है, यानी कि वो वेट भी कम होता जाएगा और प्रेशर भी रिजल्टेंटली कम होता जाएगा। तो जितना आप हाइट पे जाते जाएंगे, इस कॉलम ऑफ एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है और जो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब हैवियर गैसेस के हैं, लाइट गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें वेरिएशन आती जाएगी। तो हाइट के साथ तो प्रेशर ने कम होना ही होता है, लेकिन प्रेशर का टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो किस तरह से डिटरमिन की जाएगी कि जिस इलाके में ज़्यादा हीट होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ की एयर एक्सपैंड होकर राइज करना शुरू करती है, और इसका मतलब ये है कि उसका वेट, उसकी डाउनवर्ड फोर्स ग्राउंड के ऊपर एग्जर्ट नहीं हो रही। सो दिस विल बी अ लो प्रेशर। और जहाँ पे कोल्ड एयर सिंक कर रही होती है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है ग्राउंड के ऊपर, एंड दैट विल रिजल्ट इन हाई प्रेशर। ठीक है, तो सी लेवल के ऊपर हम ये देखते हैं कि अगर एक मरकरी को एक टेस्ट ट्यूब में या एक सिलेंडर में डाल दिया जाए और उसको इन्वर्ट कर दिया जाए एक ट्रे के ऊपर या एक मरकरी रेजरवायर के ऊपर, तो जो हवा का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा होगा, दैट विल कॉज अ कॉलम ऑफ मरकरी अप टू 76 सेंटीमीटर, जिसको 760 भी कहते हैं। दैट इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1 बार भी कहते हैं। सो द यूनिट इज बार। सो बेसिकली एक बार जो है वो 1000 मिली बार के बराबर होती है। सो दिस इज एक्चुअली 1 बार। लेकिन जो एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं आमतौर पे मैप्स पे, जो प्रेशर दिखाते हैं वो मिली बार्स में दिखाते हैं। यहाँ से बात क्लियर है जी? एक्चुअली में सर जी जी। हवा जो प्रेशर है वो हाइट के साथ कम होता है ज्यादा। जी, हाइट के साथ कम होता जाएगा। वजह यह है कि जो कॉलम ऑफ एयर है उसकी उसकी लेंथ भी कम होती जाएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होती जाएगी, हैवियर गैसेस की कंसंट्रेशन भी कम होती जाएगी। तो जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, जैसे कल हम एडियाबैटिक प्रोसेस में पढ़ रहे थे कि 1 किलोमीटर के बाद जो प्रेशर में कमी आएगी उसके टेम्परेचर के इफेक्ट क्या होंगे, 2 किलोमीटर पे मजीद प्रेशर कम होना है और ज्यादा। तो जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर पढ़ा था, उसमें जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं प्रेशर्स कम होते जाते हैं, अकॉर्डिंगली टेम्परेचर्स कम होते जाते हैं। तो सर फिर हिली एरियाज में तो ठंडी हवा होती है, तो प्रेशर जी, ज्यादा नहीं होगा, ठंडी हवा तो सिंक देखें वो, कर। हाँ जी बिल्कुल, वो हमने ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज इन्वर्जन में कल पढ़ा भी था कि माउंटेन टॉप पे जब हवा ठंडी होती है तो वो डाउनवर्ड आती है, सही है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, वो वाली बात और ये प्रेशर की हाइट और ये वाली बात और है। जी जी, बेसिकली यहाँ पे हम टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, दो के उसमें भी टेम्परेचर मैटर कर रहा था कि हिल टॉप के ऊपर अगर टेम्परेचर कम है तो हवा ठंडी हो जाएगी और वो सिंक करेगी।
सो स्लोप उसको डाउनवर्ड भेज रही होती है, सो दैट बिकम्स द विंड। ये क्लियर है जी? जी सर। ओके ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। हमने प्रेशर को डिफाइन करना है, हमने विंड को डिफाइन करना है, उसके बाद विंड की टाइप्स को डिस्कस करना है, और फिर फैक्टर्स जिस तरह से करंट्स थे और उसी तरह से आपको ये टॉपिक लेके चलना पड़ेगा। सो जैसे मैंने आपको अब बता दिया कि बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके लिए आपको तीन लाइंस लिखनी पड़ेंगी जस्ट टू elaborate the relation between the pressure and the temperature. So अब हम टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे टेम्परेचर के इफेक्ट को अगर प्रेशर पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो सिंपल पहली बात हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन करना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली is the tendency of air अब टेंडेंसी ऑफ एयर किस चीज की? टू सिंक और राइज। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमने डिफाइन तो इसको कहा था कि इट इज द वेट ऑफ एयर विच इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे वो आपके सामने दो डायग्राम्स हैं, इसमें एक है कि एयर इज सिंकिंग, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एयर, एयर इज सिंकिंग। दूसरी तरफ क्या है? एयर इज राइजिंग। ठीक है जी, राइजिंग टेंडेंसी ऑफ एयर, sinking tendency of air. So basically the atmospheric pressure is the tendency of air to sink or rise. पहली line, this tendency is dependent upon its density. ठीक है, अगर डेंसिटी कम हुई राइज करेगी, अगर डेंसिटी ज्यादा हुई तो सिंक करेगी। ठीक है, तो सेकेंड लाइन आपकी क्या आ गई? द टेंडेंसी ऑफ एयर टू सिंक और राइज इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ एयर किस वेरिएबल पे डिपेंड करती है? डेंसिटी ऑफ एयर डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे। सो द डेंसिटी ऑफ एयर इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स टेम्परेचर। अगर लेसर टेम्परेचर होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, व्हाट वुड बी द टेंडेंसी? टेम्परेचर कम होगा, राइज करेगी सर। जी राइज करेगी, और टेम्परेचर कम होगा तो सिंकिंग टेंडेंसी आ जाएगी क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे आपका टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप जो है वो क्लैरिफाई हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वार्म अप हो जाएगी हवा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग। जिस वक्त हवा कूल डाउन होती है, कूलिंग के साथ ही उसकी डेंसिटी इंक्रीज करना शुरू कर देती है, इट स्टार्ट सिंकिंग, ये नीचे बैठना शुरू करेगी। और जैसे हमने कहा इन्वर्जन में सारी कोल्ड एयर को जब भी पढ़ा है हमने उसको डेंस एयर के तौर पे पढ़ा है, वार्म एयर को जब भी पढ़ा है लाइट एयर के तौर पे या लेस डेंस एयर के तौर पे। ये बात क्लियर हो गई? सर इसका मतलब है डेंसिटी और टेम्परेचर का इनवर्स प्रोपोर्शन। जी, और वही प्रेशर का भी रहा। प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जो आपके सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है जी। लेकिन सर अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। जब देखिए हमने वो है, start में वो था प्रेशर अगर चेंज हो रहा है और वो टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि किस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट कंसिडर कर रहे हैं या किस वेरिएबल का एक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। प्रेशर इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सही है। जी सर। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज से प्रेशर डिक्रीज होता है, ये एटमॉस्फेयर में इनवर्स रिलेशनशिप है। ओपन एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट का मैंने सिलेंडर में पहले ही आपको बता दिया कि अगर सिलेंडर में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज नहीं करेगा, वहां पे तो और इंक्रीज करेगा, जैसे प्रेशर कुकर में इंक्रीज करता है, क्योंकि वो जो एक्सपेंशन हो रही है वो तो
और ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देगी ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। वो तो एक अलग चीज है जो कि हम फिजिक्स की रूल से जो सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर की बात करते हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो आज हमारा टॉपिक है उसमें आपको इनवर्स रिलेशनशिप ही नजर आएगा। जी सर, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब मूवमेंट ऑफ एयर की बात करते हैं। उसमें लगता है मुझे खुद डायग्राम दो चार बनाना पड़ेगा, या मैं इस मूवमेंट ऑफ एयर को प्रीवियस से ही दिखा देता हूँ। सो एक एरिया जहां से हवा राइज कर रही है, तो अब दो तरह की मूवमेंट्स हैं एयर की। सबसे पहले तो हम एयर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज एयर। सो व्हाट इज एयर? बोले। So composition, इट इज अ मिक्सचर ऑफ gases, गैसेस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें जिन गैसेस ने आपस में रिएक्ट करके बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लिए, अपने कंपाउंड्स बन गए, ठीक है। एनवेलप ऑफ गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर है, लेकिन एयर जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाउ एयर हैज फोर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, रादर उसकी दो मेन टाइप्स है, जिसमें कि आपको दो विजिबल भी है यहाँ पे। एक असेंडिंग मूवमेंट है, एक डिसेंडिंग मूवमेंट है। यानी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर जो है उसमें एक सिंकिंग की आपने देखी है, हाई प्रेशर एरियाज में हो रही होती है, और एक राइजिंग की है जो कि लो प्रेशर एरियाज में हो रही होती है। तो हाई सिंकिंग और राइजिंग ये दो वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ एयर है। जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर है उसको हम करंट ऑफ एयर कहते हैं, ठीक है जी। तो करंट्स दो हो गई, असेंडिंग करंट या डिसेंडिंग करंट। दूसरी तरफ फिर आती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर जो है दैट इज कॉल्ड विंड। तो जो हवा हमें फील हो रही होती है चलते हुए, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है, एंड दैट इज द विंड। विंड की भी दो टाइप्स है। एक वो टाइप है जो हाई प्रेशर, जैसे सपोज कर लें कि आपका सीलिंग फैन चल रहा है, तो सीलिंग फैन हवा को नीचे की तरफ फेंक रहा है। So that is the downward movement that would result a high pressure in your room, जो कि सीलिंग फैन के एग्जैक्टली नीचे होगा। वहां से हवा फिर बाहर सर्कुलेट होना शुरू होती है फ्लोर के साथ साथ। सो दिस वुड बी द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को जो अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ हो रही है, इसको हम सरफेस विंड का नाम देते हैं। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सरफेस विंड। इसी तरह से रूम के कॉर्नर्स की तरफ आप जाके अगर कोई टिश्यू पेपर या तो पेपर कॉर्नर में जरा थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली रख के देखेंगे हवा में, तो उसमें अपवर्ड प्रेशर आपको फील होगा, मीन्स कि हवा ऊपर की तरफ जा रही है। फैन के नीचे तो आपको डाउनवर्ड हवा का फ्लो फील हो जाएगा, लेकिन कमरे के कॉर्नर्स में दीवारों के साथ आपको हवा ऊपर जाती हुई महसूस होगी, ठीक है। दैट वुड बी द असेंडिंग करंट इन योर रूम। और वहां से फिर जो हवा ऊपर पहुंची, उसने दोबारा पंखे की तरफ जाके सर्कुलेशन को कंप्लीट करना। सो दिस वुड बी द अपर एटमॉस्फेरिक विंड। अगर एटमॉस्फेयर में ऐसा हो रहा है तो इसको हम अपर एटमॉस्फेरिक विंड कहते हैं। सो देयर आर टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, सरफेस विंड एंड अपर एटमॉस्फेरिक विंड। और दो ही आपकी वर्टिकल मूवमेंट्स हैं, असेंडिंग करंट ऑफ एयर एंड डिसेंडिंग करंट ऑफ एयर। ये क्लियर है जी? सर ये अपर एटमॉस्फेरिक की समझ नहीं आई कि ये कैसे, दूसरी पहले वाले की तो समझ आ गई कि एक ऊपर को जा रही है एक नीचे को। देखिए, जहाँ पे भी एयर असेंड करेगी, राइज करेगी, और जब एटमॉस्फेयर में करेगी तो वो ट्रोपोस्फेयर की लिमिट तक राइज कर जाती है। जैसे हमने ट्रोपोस्फेयर को पढ़ा था ना कि इक्वेटर के ऊपर 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इक्वेटर पे एयर राइज कर रही है, सही है। पोल्स में हमने कितना पढ़ा था? 8 किलोमीटर में। टेम्परेचर कम है, डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वहां पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम है। सो अब
इक्वेटर के ऊपर क्या हो गया, एयर राइज कर रही है, राइज करने के बाद वो ट्रोपोस्फेयर से आगे तो नहीं कहीं जा सकेगी, वो ट्रोपोपॉज के साथ साथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में इन्वॉल्व होके कहीं ना कहीं सिंक करेगी। यानी ये जो सर्कल कंप्लीट होगा सर उसमें चारों आ जाएंगी। जी एग्जैक्टली, ये सर्कुलेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, जी सर ठीक हो गया, यानी जो अपर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी वो जो वो होगी भी पैरेलल टू द ग्राउंड चल रही होगी। आमतौर सही। पे अब तो पतंगबाजी लोग नहीं करते, लेकिन पहले जो पतंगे उड़ाते थे ना, तो नीचे हवा का रुख हो रहा था, और जब पतंग बहुत ऊपर चली जाती थी तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती थी। तो विंड पैटर्न जो है वो हाइट पे भी डिफर करते हैं। जी सर ठीक हो गया। ओके जी, ये हो गया क्लियर। आगे मूवमेंट ऑफ एयर के बाद अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द विंड्स। कोरियोलिस इफेक्ट पहले ही पूछ लूं, आप लोगों को क्लियर है, ताकि मेरी एफर्ट कम ज्यादा जो भी होनी है वो इस पे डिपेंड करेगा। कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको करंट्स के टॉपिक में करवाया था, तो आप बता दें कि ये आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। सर इसमें जो अर्थ Yes, की sir. रोटेशन है जीरो क्वेश्चन। उसकी वजह से जो थोड़ा सा टिल्ट आता है चीजों की डिफ्लेक्शन जो, हाँ जी डिफ्लेक्शन थी, उस पे बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि साथ ये है कि मैं लेक्चर के बाद फिर दोबारा से कोरियोलिस इफेक्ट की मूवीज आपको शेयर कर देता हूँ जो एनिमेशन में, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ओके, जो बात हम अभी कर सकते हैं वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बेसिकली लॉ ऑफ ग्रेविटी की पैरोडी के तौर पे आप ले सकते हैं। ठीक है, ये पीजीएफ लिखा है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। आपके पास ये हाई प्रेशर जोन है जिस तरह से, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे एयर डिसेंड कर रही है, सिंक कर रही है, वहां से हवा बाहर की तरफ जा रही है। इर्द गिर्द जो सर्कल्स लगे हुए ये आइसोबार्स है। आइसोबार्स का नाम मतलब क्या होता है कि लाइंस जो कि सेम प्रेशर के पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक, जहाँ पे 130 लिखा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन जहां जहां से भी गुजर रही है वो 130 1030 के प्रेशर की लाइन है, और हर जगह पे 1030 ही प्रेशर होगा। 1018 वाला आप यहाँ पे देख लीजिए, तो इधर भी वो होगा, इधर भी सेम प्रेशर होगा। तो these are the isobars, the lines joining the points of same pressure. तो अब हम देखते हैं कि टोटल डिफरेंस क्या है। टोटल डिफरेंस अगर हम देखें, यहाँ पे ये 16 भी आ गया, तो इनके दरमियान में प्रेशर डिफरेंस कितना है। 16 से लेकर ये 14 का प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, 14 MB का। ठीक है ना, 1030 और माइनस कर दिया आपने 1016 को, तो आंसर इज द डिफरेंस इज 14। ठीक है जी, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। दूसरी बात आती है डिस्टेंस की। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि इस साइड के ऊपर इस हाई प्रेशर से 1016 वाला प्रेशर एरिया जो है वो काफी करीब है, और इस जगह पे ये काफी दूर है। तो इधर लिखा भी आ रहा है कि वीकर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, स्ट्रॉन्गर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किस किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगी, ये दो चीजों पे डिपेंडेंट होगी। इट इज बेसिकली caused by the difference of pressure initially, and it also depends upon the distance between the pressure areas, कि हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया एक दूसरे से कितना दूर दूर है। तो यहाँ का लो प्रेशर एरिया जिसका डिफरेंस ऑफ प्रेशर तो वही 14 का ही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट कम आ रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ विंड कम आ रही है। तो हम इसकी पैरोडी बना लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की। लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमने कहा था कि द ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ टू बॉडीज। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लिए आप क्या कहोगे, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। अब यहाँ देखिएगा, प्रेशर डिफरेंस की बात करें तो ये लो प्रेशर एरिया है, इस 10-14 से 10-6 तक आ रहा है, कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, इसकी फोर्स
सेम फासले के इस एरिया की फोर्स से कम होगी, क्योंकि डिफरेंस कम है। एक और कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि अगर एक टायर के अंदर प्रेशर भराया जाता है, टायर में कितना प्रेशर भराया जाता है आमतौर पे, बच्चे बता सकते हैं? 28 सर। 28 का मतलब क्या है? 28 बार। 28 बार का मतलब यह है कि जो हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 1 बार कहते हैं, तो टायर के अंदर प्रेशर 28 बार यानी उससे 28 गुना ज्यादा होता है। सीएनजी सिलेंडर में कितना? 200 बार प्रेशर होता है, 200 बार। 200 बार का मतलब क्या होगा कि एटमॉस्फेयर की निस्बत 200 गुना ज्यादा प्रेशर। अब अगर हम एक टायर की नोजल खोल देते हैं और उधर से सीएनजी सिलेंडर की नोजल खोल देते हैं, किस में ज्यादा फोर्स से गैस बाहर आएगी? सिलेंडर में। सिलेंडर। सिलेंडर से। क्योंकि सिलेंडर का प्रेशर डिफरेंस एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो जितना डिफरेंस ऑफ प्रेशर ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ विंड और मूवमेंट ऑफ एयर उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटी का पहला पैरेडी पार्ट, कि डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे बनाया? प्रेशर डिफरेंस से। और बाकी जो पैरेडी में, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी में हम क्या कहते हैं कि ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि विंड इंटेंसिटी इज inversely proportional to the distance between the high pressure area and the low pressure area. तो हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया के दरमियान जितना डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगी। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को ग्राफिकली भी हम दिखा सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है कि अब आप देखिए यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4। ये हाई प्रेशर वाली साइड को देखिएगा, बराबर ये 1016-20 में शामिल है, तो मैं 1018 तक के 4 को बेस में आता हूँ, जिस तरह से मैंने कंटूर्स में आपको करवाया था। तो ये कंटूर्स की तरह लाइंस ड्रॉन है। तो ये देखें कि मैंने यहाँ पे 1030, 1026, 1022 और 1018 ये लाइंस लगा दी। ठीक है, रेफरेंस के लिए लिख दिया कि ये 1030 के प्रेशर को रिप्रेजेंट करती हुई लाइन है, और ये जो है ये 1022 को रिप्रेजेंट करने वाली, 18 को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है। ठीक है जी। अब एक आपने क्रॉस सेक्शनल लाइन इस पूरे पैटर्न में से गुजार देनी है, और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए इन नीचे लगी हुई 4 लाइनों के। तो जहां जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, वहां से आपने ड्रॉप डाउन करना शुरू कर देना। इस ब्लू लाइन को 1018 वाला जो आइसोबार है वो यहाँ टच कर रहा है, तो हम इसको वर्टिकली ले आएंगे 1018 तक। दूसरा आपके पास आ गया 1022, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन जनरेट करेंगे और 1022 तक इसको हम ड्रॉप डाउन कर देंगे। फिर हमने 1026 को उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन तक ड्रॉप डाउन कर दिया। 30, तो ये आप प्रोसेस देख लें, रेपिटेशन है, वही प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपके सामने क्या नजर आया? 1030 से लेकर 1018 तक 12 MB का फर्क है, लेकिन बहुत कम जगह में फर्क है, बहुत कम डिस्टेंस पे फर्क है। ये दूसरी तरफ देखिए, ये 1030 की इंटरसेक्शन पॉइंट है, 1030 तक ड्रॉप कर दिया। दूसरा आपका 1026 तक ड्रॉप कर दिया, 1022 तक ड्रॉप किया। अब आपको मैं ये कहता हूं कि हम अगर इसके 2 सेक्शंस कंसिडर कर रहे हैं, तो किस सेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम है और किस में ज्यादा है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये सेक्शन ए है और ये वाली साइड जो है ये सेक्शन बी है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बताइए किस में ज्यादा है? सर ए में। जी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बी में ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये देखें, पानी जो है वो हाई एंगल की स्लोप पे ज्यादा स्पीड से बहेगा, यहाँ पे भी एक हाई एंगल की स्लोप बन रही है, जबकि ए की तरफ जो है वो जेंटल एंगल की स्लोप बन रही है। सो हाई एंगल की स्लोप जहां पे बनेगी वहां पे स्पीड ऑफ फ्लो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं सर। यस सर। ठीक है।
तो डायग्राम तो ये देखिए, एक आप सर्कल बना सकते हैं साइक्लोन का। जी जी। मुझे नहीं समझ आई इस बात की। अच्छा जी, दोबारा देखिए, यहाँ पे जो 1030 का प्रेशर है जी। वो 1018 के प्रेशर एरिया के बिल्कुल करीब लोकेटेड था। तो हाँ जी। जब हम हाई एंगल की स्लोप की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम स्टीप स्लोप की बात करें तो स्टीप स्लोप उसी को कहा जाता है जिसमें लो लाइंग एरिया और हाई एरियाज एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, एंगल ज्यादा बनता है। हाँ जी। मिडल स्लोप उसको कहा जाता है जिसमें लो लाइंग एरिया और हाइट वाला एरिया का डिफरेंस बढ़ जाता है। हाँ जी। सही है। जी जी। तो अब आप देखिए कि प्रेशर का डिफरेंस तो इन दोनों सेक्शंस में सेम था, 1030 से लेकर 1018 तक। लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया दूर दूर थे, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया करीब करीब थे। तो जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया आइसोबार्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, जहाँ पे यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर करीब करीब होंगे, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ विंड ज्यादा होगी। ठीक है सर। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट हम आते हैं सर क्रियोलिस इफेक्ट। डायग्राम को बता दें सर कि ये दोनों बनानी है सर। नीचे एक बनाए, एक साइक्लोन का बना लें, उसमें कैपिटल एल लिख दें, लेकिन उसका सेंटर एग्जैक्ट ना बनाइएगा ताकि एक तरफ जरा आइसोबास दूर दूर हो जाए और दूसरी तरफ करीब करीब हो जाए। थोड़ा सा ओवल शेप में बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्रियोलिस इफेक्ट है। क्रियोलिस इफेक्ट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रैवल करने वाले, ये अब होता क्या है कि स्पीड ऑफ रोटेशन चूंकि जमीन की मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है, यानी कि अगर हम इस स्केच को ही सामने रखें तो इक्वेटर के ऊपर जो स्पीड ऑफ रोटेशन होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि इट इज रोटेटिंग अ लार्जर सेक्शन ऑफ द प्लैनेट, यानी कि ये बड़े हिस्से को रोटेट करवा रहा है। इक्वेटर का जो सरकमफ्रेंस है वो सबसे ज्यादा है। 30 डिग्री लैटिट्यूड आप उसके ऊपर देख रहे हैं, ये रिलेटिवली छोटा सर्कल है। 60 डिग्री और छोटा सर्कल होगा। ठीक है, तो पोल जो है वो बिल्कुल ही एक नॉमिनल सा एक एरिया है जहाँ पे रोटेशन हो रही है। सो रोटेशन की स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम के साथ रिलेट होगी। सो स्पीड का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। स्पीड के फॉर्मूले के मुताबिक d/t वुड बी द रिलेशनशिप, यानी कि डिस्टेंस कितना रोटेट हो रहा है और टाइम कितना लग रहा है। तो टाइम तो यूनिफॉर्म लग रहा है, 24 घंटे में ही रोटेशन हो रही है, लेकिन डिस्टेंस वेरी कर रहा है। डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है कि इक्वेटर के ऊपर ये 25,000 मील है जो कि 24 घंटे में रोटेट होगा। 60 डिग्री पैरेलल पे ये 1200 किलोमीटर के आसपास है जो कि 24 घंटे में होगा। पोल्स के ऊपर ये 0 किलोमीटर है जो कि 24 घंटे में रोटेट होगा। तो हर एक की स्पीड डिफरेंट कैलकुलेट होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि पोल के करीब के इलाके जो है वो स्लो मूविंग एरियाज हैं और इक्वेटर के करीब के इलाके जो है वो फास्ट मूविंग एरियाज हैं। ठीक है जी, फास्ट स्पीड ऑफ रोटेशन इक्वेटर के करीब है और स्लो स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो पोल्स और इक्वेटर से अवे जितने भी एरियाज हैं उनमें कंपैरेटिवली कम होती जाएगी स्पीड। जैसे आप यहाँ के 30 है तो 30 की स्पीड इक्वेटर से कम है और 60 की स्पीड इक्वेटर से मजीद कम है, लेकिन वो 30 से भी कम है। सो इस तरह से आप इनको जोन्स में मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर लें। अब देखें, जो हवा इक्वेटर की तरफ अगर दोबारा बताइएगा प्लीज, इक्वेटर पे क्या होगा इसका? इक्वेटर पे ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये स्पीड निकल रही है 1047 के करीब, इसकी स्पीड निकल रही है 500 किलोमीटर पर आवर के करीब, इसकी स्पीड निकलनी है 0 किलोमीटर पर आवर के करीब। ठीक है, सर फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पे कोरियोलिस इफेक्ट बहुत ज्यादा है और वो पोल्स इक्वेटर पे पे कम होता है, ये ऑपोजिट है। इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि इक्वेटर में इक्वेटर के करीब के लैटिट्यूड्स में उतना डिफरेंस नहीं आ रहा होता लेंथ में जितना कि इक्वेटर से दूर आना होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो पोलर एरियाज हैं या पोल्स के करीब के जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो स्लो रोटेशन के एरियाज हैं और इक्वेटर जो है ये फास्ट रोटेशन का एरिया है। सो अगर हम यहाँ पे ये करें कि इक्वेटर की तरफ हवाएं चल रही हो
तो अब ये हवाएं ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स इक्वेटर और उनका एक सर्टेन ट्रैवलिंग टाइम है, लेकिन चूंकि इक्वेटर ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो अब यहाँ पे देखे ना, इस डायग्राम में ये था कि यहाँ पे हवा ने पहुंचना था, लेकिन ये एरियाज ट्रैवल करते गए और पहुंचेगी हवा यहाँ पे कहीं पे, यानी कि वो अपने राइट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बेसिक बात ये है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट है। सो जिस वक्त ये हवाएं ट्रैवल करते हुए इक्वेटर तक पहुंचती हैं, तो इक्वेटर के ऊपर मौजूद एरियाज जो है वो ईस्ट की तरफ मूव कर गए होते हैं, और जो हवा पहुंचेगी वो वेस्टर्न एरियाज की तरफ पहुंचेगी। चाहे आप साउथ की साइड से उसको देख रहे हो, चाहे आप नॉर्थ की साइड से देख रहे हो, सो रहना उसने पीछे की तरफ है, मतलब के एरियाज आगे गुजर गए और हवा जो है वो पीछे रिसीव हुई। ये बात क्लियर हुई है? सर ये रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस होती है? जी जी, जमीन के एक्सेस पे होती है। ये जो एक्सेस पॉइंट बने हुए हैं इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, रोटेशन उसने दिखाई दी हुई है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगी। ठीक है, इसका मतलब है इक्वेटर फास्ट मूविंग एरिया वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। हवा जब पहुंचेगी तो फिर वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्टेड फील होगी, क्योंकि वो स्लो एरिया से आ रही थी। और अगर इसका वाइस वर्सा कर लिया जाए, इक्वेटर से बाहर निकलने वाली हवाओं के ऊपर वेलोसिटी फैक्टर होगा। वेलोसिटी फैक्टर विल एक्चुअली रिजल्ट के, आप जैसे चलती हुई गाड़ी से छलांग मार दें तो आपको ऊपर भी वही वेलोसिटी फैक्टर होगा जो आपको गाड़ी की डायरेक्शन में ही ड्रैग करता जाएगा। तो यहाँ पे भी ये है कि ये हवा फास्ट मूविंग एरिया को छोड़ के आ रही है, तो फास्ट मूविंग एरिया का जो इनर्शिया था, इनर्शिया हम किसको कहते हैं, मतलब अगर आप बाइक पे बैठे हुए हैं और आपने एकदम से रेस दे दी, तो जो आपकी टेंडेंसी टू बी स्टेबल था एज बॉडी, वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, जब आप एकदम से बाइक को रेस देते हैं आपको थ्रस्ट किस तरफ फील होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, Opposite पीछे side. की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, तेज चलती हुई बाइक में आप ब्रेक लगा देते हैं तो आपको आगे की तरफ फोर्स फील होगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जैसे ही आपने गाड़ी से जंप लगाई, आपको गाड़ी का जो वेलोसिटी फैक्टर था, जो आपकी बॉडी का इनर्शिया था, वो आपको आगे की तरफ लेके गया। सो अब जो भी केस हो, ये हवा जिस भी तरह से चल रही हो, चाहे वो फास्ट मूविंग से स्लो की तरफ जाए, चाहे वो स्लो से फास्ट की तरफ जाए, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है ना, तो इसने अपने ओरिजिनल पाथ से राइट हैंड साइड पे टर्न लेना है। ठीक है, ये इसका पाथ है जो अभी एरो ड्रॉ होता जा रहा है, और ये अपने राइट हैंड साइड पे टर्न लेगी। इस एरो का राइट हैंड साइड वेस्ट की तरफ है। अब आप देख लीजिए, एनिमेशन साथ चल गई तो आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से जो है वो एक रेड बॉल जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था वो पहुंचा कहीं और है, यानी उसके पाथ में डिफ्लेक्शन हो गई। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट। हम सिंपल ये एक्सप्लेनेशन इतनी वहां पे नहीं देते होते क्लास में, और सॉरी उसमें पेपर में, बल्कि हम ये करते हैं कि हम एक्सप्लेन करने के बाद फौरन ही उसका लॉ बना देते हैं कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ द winds and currents are deflected to their right hand side in northern hemisphere and towards their left hand side in southern hemisphere। ये बात क्लियर है जी? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे एक और फैक्टर सर आ एक जाता है ये जी। जो 30 पैरेलल है सर, उस पे कितना डिस्टेंस होता है? 30 पैरेलल ना वो इक्वेटर के 1.15 टाइम्स छोटा होता है, यानी अगर इक्वेटर की लेंथ को आप 1.15 से डिवाइड कर दें तो 30 की लेंथ आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, और जो 60 डिग्री पैरेलल है वो हाफ होता है इक्वेटर का। अगर इक्वेटर 25,000 मील है तो ये 12,500 मील है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स है कि अगर आप देखेंगे खुला समंदर है और बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस होती है, तो उसके ऊपर जो हवा चलेगी उसके मॉलिक्यूल कम डिस्टर्ब होंगे क्योंकि फ्रिक्शन कम होगी। ठीक है, आमतौर पे हम देखते हैं ना कि अगर आपकी गाड़ी के करीब से कोई बस गुजर जाए मोटरवे पे, हाईवे पे, तो वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कॉज कर रही होती है मॉलिक्यूल्स के साथ, और वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करके गुजर रही होती है। इसी तरह से अगर आप सीलिंग फैन के ब्लेड्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो उसके बीच में आपको बेंड नजर आएगा।
अगर सीलिंग फैन के ब्लेड्स बिल्कुल सीधे बनाए जाते तो वो किसी किस्म की भी फ्रिक्शन कॉज ना करते एयर मॉलिक्यूल्स के साथ और एयर की मूवमेंट भी ना होती। तो थोड़ा सा आपको एक बेंड नजर आता है, तो जिस वक्त ये फैन रोटेट करता है, उसका पर रोटेट करता है, तो उसके सामने वाले आने वाले जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस फ्रिक्शन की वजह से डिस्टर्ब होते हैं और उसकी वजह से ये मूवमेंट शुरू होती है। सो अप टू किलोमीटर हाइट तकरीबन एटमॉस्फेयर में जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे प्लेन एरियाज हैं, माउंटेनस एरियाज हैं, इनका इफेक्ट जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है। उनकी मूवमेंट को ये डिस्टर्ब भी करते हैं और कई जगहों पे मूवमेंट शुरू भी कर देते हैं। शुरू इसी तरह से जैसे पंखे का ब्लेड मूवमेंट शुरू करते हैं, यानी जहाँ पे रगड सर्फेसेस होंगी, जहाँ पे इरेगुलर सर्फेसेस होंगी, वहां पे रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से और इस फ्रिक्शन की वजह से एयर मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी कॉज हो सकती है, जो कि बड़े लोकलाइज सा लाइट सा विंड होता है। ये बात क्लियर होगी? सर काइंडली सर इसको दोबारा सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर जी फ्रिक्शन फोर्स में बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एयर के मॉलिक्यूल्स बेंड होंगे, इसी तरह बात समझ में, या एयर बेंड होगी देखिए, सर? बेसिकली जो एयर हमें सराउंड कर रही है वो फ्री मॉलिक्यूल्स ही है ना एयर के। अब उन एयर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही तो हम विंड कह रहे हैं, उसी तो करंट अफेयर कह रहे हैं, यानी डिस्टरबेंस, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो, आप जब भाग रहे होते हैं तो आपको मूवमेंट ऑफ विंड फील हो रही होती है, चाहे हवा वैसे चल ना रही हो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू योर मूविंग बॉडी उसकी एक फोर्स तो आपको फील हो रही होती है। अगर आप एक मोटर बाइक पे राइड कर रहे हैं तो जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा स्पीड से एयर मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी से टकराते हुए गुजरे होंगे। दैट वुड बी द फीलिंग के विंड है या मूवमेंट ऑफ एयर है। तो अब अगर एक बस ट्रैवल कर रही है जो कि एरोडायनामिकली डिजाइन नहीं है, तो वो बस तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करके जा रही है, सही है ना। और उसके कंपैरिजन में अगर हम ये कहें कि जी एक बस है और वो बस ट्रैवल कर रही है और वो अपने आगे आने वाली हवा को डिस्प्लेस किए जा रही है, ठीक है, तो दैट विल बी कॉजिंग अ मूवमेंट थ्रू फ्रिक्शन। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल थिन सी गाड़ी है, जैसे फार्मूला कार होती है वो निदा यासिर वाली, तो उसको अगर आप देखें वो कम से कम डिस्टरबेंस कॉज कर रही होगी और कम से कम फ्रिक्शन ले रही होगी एयर मॉलिक्यूल्स के साथ। ये बात क्लियर हुई? जी सर। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक फैक्टर के तौर पे आ जाता है। फिर आ जाती है जी स्लोप एंड ग्रेविटी, यानी कि प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा और सिर्फ स्लोप और ग्रेविटी होगी तो तब भी विंड कॉज हो सकती है। तो ये वाली विंड्स जो है इनको कैटाबैटिक विंड्स कहा जाता है। और बेसिकली ये वही है जो कल हमने ड्रेनेज इन्वर्जन में पढ़ा था। और होता क्या है कि रात के वक्त जब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन टॉप्स जो है वो ठंडे हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके ऊपर मौजूद हवा की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि उनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। सो ये कोल्ड डेंस एयर जो है इसने सिंक करना है, लेकिन सिंकिंग एयर को हमने तो नाम दिया था करंट, ठीक है ना, उसको हमने विंड नहीं कहा था। लेकिन अब ये सिंक करनी थी, अगर प्लेन एरिया होता तो इसने वर्टिकली सिंक करना था, लेकिन चूंकि ये माउंटेन स्लोप पे अकर कर रहा है फिनोमेना, तो वहां पे क्या है कि स्लोप्स इनको पैरेलल टू द ग्राउंड मूवमेंट शुरू करवा देंगी, यानी कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आ जाएगा, तो हम इसको विंड का नाम देंगे। तो दोपहर के बाद या जब भी साया पड़ना शुरू हो जाता है पहाड़ों में, तो वहां से हवा नीचे की तरफ चलना शुरू कर देती है। इसको हम कैटाबैटिक विंड कहते हैं, कैटाबैटिक फ्लो कहते हैं, क्योंकि ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से नहीं चल रहा, ये स्लोप की वजह से चल रहा है, और ये ग्रेविटी की वजह से चल रहा है, जो डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज हुई है उसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है। ये बात क्लियर है जी? सर। दोबारा बताओ। यस सर। जी, सबसे पहली बात ये होगी कि माउंटेन टॉप्स पे टेम्परेचर कम होने की वजह से डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज हो जानी चाहिए। सो ऑटोमेटिकली वो जब इंक्रीज होती है तो वो सिंक करती है। तो सिंकिंग एयर को तो करंट कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, तो ये तो कम से कम विंड नहीं कहलाएगी। लेकिन जो स्लोप्स के साथ हॉरिजॉन्टल चलना शुरू कर देगी डाउन द स्लोप,
इसको हम विंड कहेंगे। सो कोल्ड एयर जो है जब वो डाउन द स्लोप फ्लो करना शुरू कर देती है, बिल्कुल पानी की तरह से नीचे आना शुरू कर देगी, तो उसको हम कैटाबैटिक विंड का नाम देते हैं। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वैली के अंदर लो प्रेशर हो, इसमें सिर्फ हवा का वजनी हो जाना काफी है। ठीक है जी। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं विंड पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की तरफ और विंड्स की टाइप्स की तरफ। अब विंड्स की जो टाइपोलॉजी है वो कुछ इस तरह से है कि एक हमें ग्लोबल पैटर्न ऑफ विंड्स नजर आता है, जो हम लोगों ने करंट्स में भी पढ़ा था कि जी ईस्ट से चलने वाली हवाएं हैं, वेस्ट से चलने वाली हवाएं हैं, ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। ठीक है, वो कुछ प्रेशर बेल्ट्स होंगी, जैसे हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को अब पढ़ना है अभी, लेकिन इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट है, जो पोल्स है वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट्स है ड्यू टू द टेम्परेचर कंडीशंस, तो वहां से हवाएं चलती। इन हवाओं के नाम जो है वो आपके सामने मेंशन है। फर्स्ट कॉलम जो है वो नॉमेनक्लेचर का है, नाम का है, और उसमें सबसे पहली जो नाम के हिसाब से आपको लिस्टिंग मिल रही है वो मिल रही है ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। ये पूरे प्लैनेट को कवर करने वाले सिस्टम्स हैं, तो इनको हम प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। अब देखिए, सवाल आप पास पेपर में निकाल के देख लीजिएगा, कभी वो नामों से पूछ लेते हैं सवाल, कभी वो स्पेशल पर्सपेक्टिव में पूछ लेते हैं। स्पेशल पर्सपेक्टिव का मतलब है कितना एरिया कवर करने वाला ये सिस्टम है। सो स्पेशल पर्सपेक्टिव में ये जो पोलर विंड्स, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज हैं, ये प्लैनेटरी विंड्स कहलाती हैं, पूरे प्लैनेट पे चलती हुई नजर आएगी। इनको ग्लोबल विंड्स भी कह सकते हैं। तो ग्लोबल विंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन आया तब भी आपने ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स अटेम्प्ट कर दी। टेम्पोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के हवाले से, यानी चेंजेबिलिटी है या नहीं है, इनकी चेंजेबिलिटी रिलेटिवली कम है। चेंजेबिलिटी किसको कह रहे हैं? डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये परमानेंट या सेमी परमानेंट कहलाती है। तो अगर परमानेंट विंड्स का भी सवाल आए तो जवाब आपका यही 3 विंड्स होंगे। ठीक है जी। फिर मॉनसून है। मॉनसून विंड्स रीजनल विंड्स कहलाती है। तो अगर रीजनल विंड्स का सवाल आता है तो आपने मॉनसून अटेम्प्ट करना, और इनको हम सीजनल भी कहते हैं। जैसे हम लोगों ने नॉर्थ इंडियन ओशन पढ़ा, तो उसमें जो करंट्स थी उसमें हमने देखा कि विंटर की मॉनसून की कोई और डायरेक्शन है और समर मॉनसून की डायरेक्शन और है। सो मॉनसून को हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं। लोकल विंड्स अलहदा एक कैटेगरी है, उसमें 2 सब टाइप्स आती है, एक लैंड एंड सी ब्रीज है और एक माउंटेन एंड वैली ब्रीज है। और माउंटेन ब्रीज अभी हमने कैटाबैटिक विंड के तौर पे पढ़ी है कि पहाड़ से नीचे चलने वाली हवा। ये लोकल एरियाज को कवर करती है, लोकेलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मीन्स के कोस्टल एरिया जहाँ पे सिटी है जो कि समुद्र के किनारे, तो दिन के वक्त समुद्र से हवा चल रही होगी, रात के वक्त खुश्की से हवा चल रही होगी। ये दिन और रात के हिसाब से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अकॉर्डिंगली हम टर्म यूज करते हैं डायरनल। डायरनल का मतलब क्या होता है? ट्वाइस डेली। ठीक है जी, दिन में 2 मतलब सुबह शाम इनकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए। दिस इज द स्कीम ऑफ द विंड टाइप्स। ठीक है, कि विंड्स की जो टाइप्स है वो ये मेजर टाइप्स बनती है, और क्वेश्चन आपका इंटायरली ऐसा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जैनब, यही है। ओके, यहाँ पे क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? ओके, देखिए अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ईस्टर्लीज के साथ ट्रेड विंड्स लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, साथ साथ जी, बताऊंगा ठीक। जब विंड्स बताऊंगा। देखिए, टेम्परेचर हमने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ी। तो जो राइट साइड पे आपके पास ग्लोब बना हुआ है ना, इस पे टेम्परेचर जोन्स मेंशन है, यानी इक्वेटोरियल एरिया है, सब ट्रॉपिक्स है, मिड लैटिट्यूड है, सब पोलर रीजन है, फिर पोलर रीजन है। अब मिड लैटिट्यूड्स को तो हम टेम्परेट कह सकते हैं। तो सब ट्रॉपिकल कौन सा होगा? वार्म टेम्परेट। सब पोलर कौन सा होगा? कूल टेम्परेट। पोलर रीजन कौन सा होगा? जो एग्जैक्ट पोलर है। इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एक उसकी सेंट्रल बेल्ट है। तो आपको ये जो कलर स्कीम नजर आ रही है, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, कलर स्कीम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है।
टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो सबसे पहली बात, अगर हम टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर बेल्ट की बात करें ना, तो सबसे पहली प्रेशर बेल्ट तो यहाँ पे बननी चाहिए इक्वेटर पे, दैट इज द लो प्रेशर बेल्ट। क्योंकि आप दूसरी डायग्राम में देख रहे हैं कि इक्वेटर से जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ रही है, सो दैट इज कॉजिंग अ लो प्रेशर। दूसरी तरफ टेम्परेचर ही बेस बनाते हुए पोलर एरियाज पे हाई प्रेशर होना चाहिए। रीजन क्या है जी? कोल्ड एयर है और वो डिसेंड कर रही है, सिंक कर रही है, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई प्रेशर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दीज डायग्राम्स इनिशियली तो आपके पास दो प्रेशर बेल्ट्स होनी चाहिए, एक टेम्परेचर बेस्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और दूसरी तरफ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे मसला है कोई? नहीं सर। नहीं, ओके। सो ये आप सर्कुलेशन देखिएगा, इस सर्कुलेशन में आपको अपवर्ड फ्लोज भी नजर आ रहे हैं और सरफेस फ्लोज भी नजर आ रहे हैं। सो अपवर्ड और सरफेस फ्लोज को सामने रखते हुए हमने इसको स्टैटिक कर दिया। ठीक है, सबसे पहले काम ये होगा कि वी विल क्लासिफाई द प्रेशर रीजन्स और द बेल्ट्स ऑफ प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की कॉज को हमने डिस्कस करना है। फिर एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, आपके पास आउटलाइंस मौजूद है, उसमें लिखी होंगी, तो नाम मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर एक पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये चार प्रेशर बेल्ट। अब इसमें हो क्या रहा है, इनिशियली राइजिंग एयर की सर बात है जी। सर ये सेकंड और थर्ड आपस में शिफ्ट नहीं होंगे? नीचे हाई होगा, ऊपर लो होगा। नहीं जी, ये वो पहले पढ़ लें फिर बाद में पता लगेगा। ओके, सो यहाँ से एयर राइज कर रही है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन गई। ये हवा चलती है टुवर्ड्स द पोल्स, लेकिन जैसे ही वार्म रीजन्स क्रॉस करती है, यानी टेम्परेट एरिया में एंटर होती है, साथ ही इसकी सिंकिंग शुरू हो जाती है। अब ये जो सिंकिंग है, ये सिंकिंग होती है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे। तो जहां पे एयर सिंक करेगी, प्रेशर कैसा होगा? हाय प्रेशर हाई होगा। तो इसलिए हमारे पास हाई प्रेशर बेल्ट बन गई 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे, और हमने इसको कहा सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, उसके बाद आप देखिए विंड्स जो है वो किस तरह से चल रही होंगी। विंड्स कुछ इस तरह से चल रही होंगी कि ये जो हाई प्रेशर बेल्ट हमने 30 पे देखी है, इस प्रेशर बेल्ट से हवाएं बाहर की तरफ निकल रही है, इक्वेटर की तरफ भी जाएंगी और वो इधर से पोल्स की तरफ भी जाएंगी, क्योंकि हाई प्रेशर एरिया, तो दोनों तरफ हवा ने बाहर को निकल। उधर से आप पोल से देख रहे हैं कि एक और विंड जो है वो चल के आ रही है, क्योंकि वो एक हाई प्रेशर एरिया है। यहाँ पे जो सिंकिंग हुई थी उसने हवाओं को चलाना है, ये जो ब्लू कलर के एरोज लगे हुए हैं। अब दो हाई प्रेशर बेल्ट्स आमने सामने आ गई। ठीक है, उसमें से एक प्रेशर बेल्ट ऐसी है जिसमें से ठंडी हवा आ रही है, कौन सी से? सर कौन क्या सी? बात पोलर की आप? पोलर वाली जो है। पोलर से ठंडी हवा आ रही है ना, और 30 वाले से हवा कैसी आ रही है? गरम। गर्म हवा आ रही है। जहां पे वार्म और कोल्ड करंट्स आपस में मिलेंगी या वार्म और कोल्ड एयर मिलेगी, तो कौन सी हवा को राइज करना चाहिए? कोल्ड को सर, सॉरी वार्म वार्म। वार्म को राइज वार्म वाली करना को। चाहिए। तो ये जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है ना, यहाँ पे होता ये है कि 90 डिग्री नॉर्थ से आने वाली विंड जो है, जो कोल्ड विंड है वो, और इधर से 30 डिग्री के हाई प्रेशर बेल्ट्स एसटीएस से आने वाली वार्म एयर जब आपस में कोलाइड करती हैं, तो एक लो प्रेशर जोन बनता है जिसको हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक राइजिंग नजर आ रही है, हालांकि इलाका ठंडा है, लेकिन ये डेंसिटीज के डिफरेंस की वजह से कि इधर से वार्म एयर कोलाइड कर रही है और दूसरी साइड से कोल्ड एयर कोलाइड कर रही है। ये बात क्लियर हो गई जनाब?
अभी नहीं हुई, मजीद आगे देखते हैं। सर ये तो कोल्ड राइज कर रही है। बेटा जी वार्म राइज कर रही है ये, आप एरोस देखें तो सर्कुलेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, सरफेस विंड्स की अभी बात ना करें, सिर्फ सर्कुलेशन को देखिएगा। इक्वेटर से एयर राइज कर रही है, सिंक कर रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये जो एरोस कन्वेयर बेल्ट चल रही है वो देख लीजिए, एक इक्वेटर की तरफ जा रही है, एक पोल की तरफ जा रही है, लेकिन पोल की तरफ वो पहुंचने से पहले ही कोलाइड कर जाती है पोल से आने वाली हवा से। ठीक है, तो जिस जगह पे कोलाइड होती है वहां पे सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट बनती है। ठीक है जी, इसका अब डायग्राम जो आपने बनाना होगा वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डायग्राम आपने दो बनाने हैं, एक आपने ग्लोब बनाना है और एक आपने लाइन के ऊपर ड्रॉ करके देना है, ताकि वो आप उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट्स दोनों दिखा सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरियाज मार्क कर देता हूँ कि जी एक आपके पास इधर इक्वेटर है, इक्वेटर से आगे कहीं पे 30 डिग्री होगा, उससे आगे 60 डिग्री होगा एंड देन 90 डिग्री होगा, और इसको हमने इक्वेटोरियल लो कहा। इसको क्या नाम दिया था, SPH सब ट्रॉपिकल हाई। इसको हम नाम दे देंगे SPL सब पोलर लो। इसको हम नाम देंगे पोलर हाई। ठीक है जी, अब इक्वेटोरियल लो के ऊपर क्या हो रहा था, वार्म एयर राइज कर रही थी। इस वार्म एयर ने अपर एटमॉस्फेरिक विंड के तौर पे जब स्प्रेड हो गया तो इसने दोनों साइडों पे कूल डाउन होने के बाद सिंक करना है। और कहाँ सिंक करना है, 30 डिग्री पे सिंक करना है। 30 डिग्री पे जो सिंक करने वाली एयर है उसने आप मूवमेंट शुरू कर देनी है टूवर्ड्स द इक्वेटर एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, एंड अवे फ्रॉम दिस एरिया टूवर्ड्स पोल 60 डिग्री पे जाना शुरू कर देगी। ठीक है जी, दूसरी तरफ अगर हम पोलर एरियाज की बात करें तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पे एयर सिंक कर रही होती है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर टेम्परेचर्स, और यहाँ से कोल्ड एयर मूव कर रही होती है टुवर्ड्स द 60। तो 60 वो एक एरिया आ जाता है 60 डिग्री पैरेलल या 60 डिग्री लैटिट्यूड कि जहाँ पे वार्म और कोल्ड एयर का आपस में इंटरेक्शन होगा। इसमें से वार्म एयर राइज करना शुरू कर देती है और उसकी राइजिंग के साथ ही जो है एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है और इसमें से ये हवा ऊपर जाके स्प्रेड होकर सर्किट्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बात क्लियर हुई जनाब? यस सर क्लियर है। सो अब देखिए दोनों साइडों के ऊपर ऐसा ही होगा। यहाँ पे आने वाली हवाएं जो है वो बाहर निकली, 60 के ऊपर राइज हुई, दोबारा स्प्रेड हुई। ठीक है जी, पोल्स पे आके सिंक हुई, पोल पे सिंक होने के बाद इन्होंने 60 की तरफ रुख किया। तो ये सर्कुलेशन पैटर्न बना जो कि हम सरफेस से उठने वाली हवाएं भी बता रहे हैं इसमें, यानी चारों मूवमेंट्स विजिबल है। चारों मूवमेंट्स में कौन सी है, सिंकिंग एयर भी पता लग रहा है, राइजिंग एयर भी पता लग रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में सरफेस विंड्स का भी पता लग रहा है कि किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन तक जा रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस स्केच को ग्लोब पे ड्रॉ कर देना है ताकि क्रियोलिस इफेक्ट इस पे दिखाया जा सके। इक्वेटर आ गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आ गए, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आ गए, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आ गए, सब ट्रॉपिकल हाई साउथ की, सब पोलर लो और पोलर हाई। ठीक है, तो यहां से हमने स्टार्ट किया, पोलर हाई बेल्ट है, उसके बाद SPL है, STH है, EL है, फिर STH है, फिर SPL है और पोलर हाई है। अब देखिए 4 तरह की प्रेशर बेल्ट्स हैं, नाम कौन कौन से थे, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाई। 4 बेल्ट हैं और जमीन पे कितनी नजर आ रही है, यहाँ पे 7 बेल्टें नजर आ रही है। 7 बेल्टें कैसे हैं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तो बिल्कुल सेंटर में है, तो दैट इज द सिंगल बेल्ट।
नॉर्थ और साउथ की वजह से साथ हो गए थे। नॉर्थ और साउथ की वजह से साथ हो गई। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को हम इक्वेटोरियल काम भी कहते हैं, इसको हम डोलड्रम भी कहते हैं। तो आपने एक इडियम पढ़ा होगा, इन द डोलड्रम्स, क्या मतलब होता है उसका? Sir, in problem doldrums. कंफ्यूजन में सर। इन द Unstable. डोलड्रम का मतलब होता है आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए। असल वजह ये होती है कि जो ये जो नाम है ना, कुछ जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके नोट्स में, मैंने अलहदा से लिखे हुए हैं सामने, ये एंशिएंट मरीनर्स ने नाम दिए हुए थे जगहों को ना, हवा के और प्रेशर बेल्ट के जोन्स को। तो इक्वेटोरियल एरिया पे हवा सिर्फ राइज कर रही होती है, तो इतनी काम कंडीशन होती है कि कोई हवा चलती हुई महसूस नहीं होगी। तो जब शिप्स इक्वेटर पे पहुंचते थे तो बिल्कुल ही स्टक हो जाते थे, विंड होती नहीं थी, तो विंड ना होने की वजह से वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते थे। तो उस तरह की स्टैटिक और बिल्कुल लेथार्जिक कंडीशन को हम कहते हैं इन द डोलड्रम्स। ये बात क्लियर हुई? जी सर, हम जो सब ट्रॉपिकल वर्ड बोलते हैं ये जी। 30 से अबव पोल की तरफ वाले को कहते हैं जी या जी, 30 से 30 middle के वाले? दोनों की आसपास, तरफ कहते हैं। यानी ट्रॉपिक से हट के, ट्रॉपिक 23 पे एंड हो जाता है ना, उससे नहीं। आगे। ठीक है दोनों तरफ। जी, दोनों तरफ। दोनों तरफ। जी, अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड लिखा हुआ है। होता ये था कि यूरोप से जब शिप्स चलते थे तो हॉर्स लैटिट्यूड, ये भी प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट में हवा नहीं चलती, हवा चलती है एक प्रेशर बेल्ट से दूसरी प्रेशर बेल्ट के दरमियानी एरिया में, जैसे ऊपर के स्केच में आपको नजर आ रहा है। सो हॉर्स लैटिट्यूड उन लैटिट्यूड को गाया था 30 डिग्री के हाई प्रेशर एरियाज के, जहाँ पे यहाँ पे भी हवा नहीं चलती और शिप्स आके स्टक हो जाते थे, और उनके ऊपर जो बर्डन था वो ज्यादातर हॉर्सेस होते थे, तो फिर कुछ हॉर्सेस को समंदर में फेंकना पड़ता था। तो मेरीनर्स उसको कहते थे हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये नाम उस वजह से है। सर वो घर से ही कम ले आते भला, फेंकने जरूर थे। तो ये अब हिस्ट्री है और ये इसी तरह से ही होता रहा है। तो आगे आते हैं जी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इस बेल्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक तरह से ठंडी हवा आ रही है और एक तरह से गर्म हवा आ रही है। सर और जब- आजकल क्या करते हैं, आजकल भी सामान आजकल फेंक तो देते देखिए विंड बेस्ड तो शिप्स होते नहीं है, ये तो हवाओं पे चलने वाले शिप्स की बात हो रही है, सेलिंग वाले। हैं। यस सर। ठीक है जी, अब एसपीएल की बात करें, इसको हम कहते हैं पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे दो डिफरेंट अपोजिंग आर्मीज की तरह से कोल्ड और वार्म एयर एक दूसरे को अपोज कर रही होती है, तो हम इसको नाम देते हैं पोलर फ्रंट। वैसे तो आप पढ़ते रहे होंगे हिस्ट्री में ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, लेकिन पोलर फ्रंट बेसिकली जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। ये गर्म और सर्द हवाओं के कुलियन जोन को कहते हैं, जिसको हमने सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा था। ये भी क्लियर हो गया बेटा? सर आज भी शिप्स इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं? तकरीबन शिप्स जो है ना, आमतौर पे वो करंट्स के पैटर्न को जरूर फॉलो करते हैं। उसकी वजह यह है कि करंट्स जो है वो फ्लो थोड़ा सा आपकी फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करवा देती है। थैंक यू। ठीक है जी, ये और सॉरी डायग्राम ड्रॉप हो गया, ये अनडू करने की ऑप्शन नहीं होती? होती है, ओके जी। यहाँ से अब हम शुरू कर देते हैं, विंड्स की बात है। तो मैंने भी आपको ये सारा डायग्राम बना के दिया। अब हम आइडियली स्पीकिंग जो एरोज लगे थे हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। कोई गलत तो नहीं ड्रॉ हो रहा? नहीं सर। जी, एरोज लग गए, आइडियल कंडीशन लग गई। अब हम पहली बात करते हैं 30 से इक्वेटर की तरफ चलने वाली विंड्स की। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना उसके डिग्रीज भी लिख दूंगा। 90 डिग्री पोल पे है एक प्रेशर बेल्ट 60 पे है, जो 60 वाली का जो यहाँ पे है, फिर जो है वो 30 वाली बेल्ट है, फिर इक्वेटर की बेल्ट आ गई, फिर 30 आ गई, फिर 60 आ गई और इन पे 90 आ गई। तो ये प्रेशर बेल्ट आपके सामने। अब पहली बात करते हैं हम 0 से 30 के दरमियान चलने वाली विंड्स की। यानी ओरिजिन इनका क्या है, 30 डिग्री की हाई प्रेशर बेल्ट, और चलना कहाँ पे, इक्वेटर की तरफ। इन हवाओं का जो रुख चेंज होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड पे ऐसे हो जाना है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड ऐसे हो जाना है।
दोनों 30 से चल रही है और इक्वेटर की तरफ चल रही है। अब ना आपने काम ये करना है कि आपने यहाँ पे एक ना विंड रोज बना लेना है, ताकि आप बिल्कुल केजी के बच्चों की तरह से इसको समझें। ठीक है, केजी से भी पहले, बल्कि आप कह लें कि आप प्ले ग्रुप में हैं अभी। नॉर्थ आ गया, ईस्ट आ गया, साउथ आ गया और वेस्ट आ गया। और इस पे मैंने ना आपको शेप्स सिखानी है कि जी ये एक एरो ऐसे लगा हुआ है, एक एरो ऐसे लगा हुआ है, फिर एक एरो ऐसे है, और इन एरोस के नाम के तौर पे एक का नाम लिखता हूँ, बाकी आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। NE लिख दिया, ये नॉर्थ ईस्ट से चलने वाली हवा है। सही है, तो ये देखिए, जो मैंने नॉर्थ में 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ जो विंड ड्रॉ की है, ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से। ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। सही है ना, आपने उस एरो से मैच कर लिया, ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ चलने वाली हवा कहाँ से आ रही है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से आ रही है। किस एरो से मैच किया इसको आपने? इस एरो से मैच, ये वाला एरो। ठीक है, साउथ ईस्ट मैच हो गया। कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है ईस्ट, तो इन विंड्स को हमने क्या नाम दे दिया? हमने इन विंड्स को कह दिया ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज। ठीक हो गया। बताओगे क्या? बताना ये है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बैंड से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बैंड की तरफ चलती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से चलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से चलती है। डिस्क्रिप्शन पूरा हो गया। ये ज्योग्राफी का सबसे टफ टॉपिक है, अगर ये समझ आ गया आगे वैसे ही आसान होने वाली है। सर जी आप तो वो 10th वाली बात करें, 10 पढ़ ले उसके बाद आसान ही है वो। जी, परसों वो रेडिएशन वाला भी इतना और मुश्किल था। बच्चे, आपका CSS होने के बाद भी आसानी नहीं होती, आपको मिड कैरियर टेस्ट देने पड़ते हैं तभी जाके आगे प्रमोशन भी होती है। आपका ये सिस्टम चलता ही रहना। चले, ये क्लियर है। उसके बाद देखें, हम बात करते हैं 30 से 60 के दरमियान चलने वाली विंड्स। ये आइडियल एरोज लगे और यहाँ पे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब राइट हैंड डिफ्लेक्शन तो ये है नॉर्थ की, ठीक है ना, तो नॉर्थ की बेल्ट में हमने राइट हैंड डिफ्लेक्शन दिखा दी। साउथ की बेल्ट में हमने इसकी लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन दिखा दी। अब एरोज मैच करने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नॉर्थ में जो एरो है वो ये वाला एरो है। हवा कहाँ से चल रही है? साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट से, बिल्कुल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हवाएं साउथ वेस्ट से चलती, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये कहाँ से चल रही है? नॉर्थ वेस्ट से। सदर्न से नहीं चल रही, नॉर्थ वेस्ट से, सॉरी साउथ वेस्ट से। देखें, ये आपका नॉर्थ किस तरफ होता है? ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है, डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है जी। वेस्ट इंडीज के बारे में क्या मेंशन करोगे? 30 डिग्री की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चलती है और 60 डिग्री की सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। तो ये फ्लो डिस्कस किया, ठीक है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट से। सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट से। तीसरी बेल्ट है जिसको हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ये 90 डिग्री की हाई प्रेशर बेल्ट से चलेगी 60 डिग्री की सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। डिफ्लेक्शन जो कॉज होनी है वो ऐसे ही होनी है जैसे ईस्टर्लीज में हुई थी। राइट हैंड पे डिफ्लेक्शन की वजह से ये भी नॉर्थ ईस्ट से चल रही है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन की वजह से ये साउथ ईस्ट में चल रही है। क्लियर? जी सर। जी का है या नहीं का है? जी कहा है। ओके, डन। ये आपका सर्कुलेशन पैटर्न इतना जो होता है, जिसमें आपने 4 प्रेशर बेल्टें डिफाइन की और 3 विंड बेल्ट्स डिफाइन की, ये 20 नंबर का सवाल बनता है। जैसे आपके फ्लोज थे ना ओशंस के, तो इसी तरह से ये आपकी प्लैनेटरी विंड्स डिस्कस हुई। इनमें कोई मसला आपको फील हो तो आप मुझे बाद में टेक्स्ट भी कर सकते हो। आगे हम आ जाते हैं मॉनसून। जी,
आज के लिए इतना काफी नहीं? ना 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 ना, ये मैंने 5 मिनट में खत्म कर देना है। अभी देखें 1.25 घंटा हुआ है, मेरे 1.5 घंटे की क्लास है और मैंने 5 मिनट पहले खत्म कर देनी है। चलो ठीक। ठीक है, ये देखिए जी, यहाँ पे साउथ एशिया का मैप है और समर और विंटर कंडीशन है। समर यहाँ पे दिखाया गया है लेफ्ट साइड के मैप पे, और इधर जो है विंटर दिखाया गया है। अब देखिए हमारा जो रीजन है ना, उसमें होता ही है कि समर्स में जो टेम्परेचर्स हैं वो लैंड मासेस के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर चला जाता है 40+। ठीक है जी, प्रेशर कौन सा होगा? लो प्रेशर बन जाएगा समर्स में इंडिया पे और पंजाब के प्लेन्स पे, जबकि हाई प्रेशर समुद्र पे होगा क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो कम है, क्योंकि समुद्र उतना गर्म नहीं होता जितना जमीन गर्म हो जाती है। तो समर्स में होता यह है कि हवाएं जो है वो चलना शुरू कर देती है टुवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन लोकेटेड ऑन द लैंड मासेस। तो ये हवाएं चलती हैं इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के लो प्रेशर एरिया की तरफ। कोरियोलिस इफेक्ट इनको राइट हैंड डिफ्लेक्शन ऐसे देता है, इसलिए ये ऐसे बांग्लादेश की तरफ से चलती हुई आती है। प्लस ये है कि थोड़ा बहुत फैक्टर जो आएगा वो यहाँ पे हिमालयस का आ जाएगा कि वो रुकावट बने हुए, तो हवाएं जो है वो इनके पैरेलल एंटर होना शुरू हो जाएंगी इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, चलिए वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन ये इतना सा बताने के ये आपका आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। दैट इज योर हाफ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा लंबा करेंगे तो क्या करेंगे, इंट्रो डाल देंगे। इंट्रो डालने के लिए आप क्या कहोगे कि जी मॉनसून का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं से दो लैंग्वेजेस से ड्राइव हुआ है। या तो ये मलायन लैंग्वेज मॉनसून से ड्राइव हुआ है उसके वर्ड से, या ये अरबिक वर्ड मौसम है। दोनों का मतलब सीजन है। तो ऐसी विंड्स जो सीजनली अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उनको हम मॉनसून विंड्स कहते हैं। बात क्लियर हो गई? ड्यूरिंग द समर्स ये सी टू लैंड चलेंगी क्योंकि लैंड मासेस पे लो प्रेशर होगा। अब विंटर कंडीशन में देख लें हमारे एरियाज के सर टेम्परेचर। एक क्वेश्चन सर, ये जी जो इसमें अभी हमने जो किया है लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो आ रहा है, आपने क्या बताया था कोरियोलिस इफेक्ट से ये लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएंगे सर? राइट हैंड साइड देखे ना, एरोज मैंने सीधे लगाए नॉर्थ की तरफ, ओके, राइट हैंड साइड। तो वो राइट हैंड डिफ्लेक्शन ही ना। ठीक ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरी चीज आपके पास आ गया, हाई प्रेशर जोन जो है वो इंडिया के ऊपर आ गया, कॉन्टिनेंट ठंडा हो गया होगा, समंदर जो है वो गर्म होगा रिलेटिवली, यानी यहाँ के टेम्परेचर कुछ 5 के करीब होगा, समुद्र का टेम्परेचर 25-30 के आसपास होगा। तो अब क्या हो रहा है, अब हवाओं ने लैंड टू सी चलना है। तो लैंड टू सी जब वो चलना शुरू करती है, फिर वही बात है, कोरियोलिस इफेक्ट उनको राइट हैंड डिफ्लेक्शन देता है, वो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट से चलना शुरू कर देती है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, वो कोई आप एडिशनल मेंशन कर भी दें, अच्छी बात है, लेकिन असल बात है कि नाम हम इसको विंटर मानसून कहेंगे। तो विंटर्स में क्या आ रहा है, लैंड टू सी विंड चलेगी। ठीक है जी, क्योंकि लो प्रेशर सी के ऊपर। अब ये 20 नंबर का सवाल है अगर आप देखें, ठीक है, ये 20 नंबर का सवाल है एंड इट विल इन्वॉल्व वन इंट्रो जिसमें आप मॉनसून को जनरली इंट्रोड्यूस करवा देंगे। एक हेडिंग आपकी समर मॉनसून की बनेगी, एक हेडिंग आपकी विंटर मॉनसून की बनेगी। क्लियर है? ये तो मैक्सिमम 2 पेजेस पे आएगा। बहुत मतलब 2 डायग्राम बना के भी ये 2 पेजेस पे आएगा। ठीक है जी, 2.5 तक मैक्स चला ले ज्यादा से ज्यादा। अब आ जाए लैंड एंड सी ब्रीज की तरफ। जो फिनोमेना हमने मॉनसून में समर विंटर में पढ़ा है, कोस्टल एरिया पे ये फिनोमेना जो होता है ये दिन रात हो रहा होता है। तो होता क्या है कि दिन के वक्त हवा जो है वो समंदर से खुश्की की तरफ इसलिए चल रही होती है कि जो लैंड मास है, जो बीच के ऊपर सैंड है, वो गर्म हो चुकी होगी, हवा राइज होना शुरू कर देगी और लो प्रेशर बन जाएगा लैंड पे, कूल ब्रीज समंदर से चलना शुरू कर देती। तो अगर आप हैदराबाद जाए ना, तो हैदराबाद में आपको एक फीचर नजर आएगा घरों की छतों पे जिनको हम विंड कैचर कहते हैं।
ऊपर उन्होंने फट्टे लगाए होते हैं और ऊपर छत खुली होती है, छत में मग बने होते हैं, यानी कि वो हवा के आने के लिए, उसको कैच करने के लिए। तो जो हवा पहुंचती है वो सीधी उनसे बोर्ड से टकराने के बाद घरों में एंटर होना शुरू हो जाती है। तो हैदराबाद तक आपको इसका इफेक्ट फील होगा। ठीक है, तो दिन के वक्त जो है वो हवा ठंडे समंदर से गर्म जमीन की तरफ चलना शुरू कर देती है। इसको हम क्या नाम देंगे? जहां से ये हवा चल रही है वो नाम देंगे। तो इसका नाम क्या होगा जी? सी ब्रीज। इसको आप लोग सोशल स्टडीज में उर्दू में पढ़ते आए होंगे, नसीमे बहरी। ठीक है जी, बहर से चलने वाली हवा, समंदर से चलने वाली हवा, डे टाइम में ये होगा। ड्यूरिंग द नाइट टाइम जब लैंड मास कूल डाउन हो जाता है और समंदर का पानी अभी गर्म ही होता है, क्योंकि उसने हीट रिलीज नहीं की जो दिन में उसने ऑब्जॉर्व की थी, क्योंकि उसका हीटिंग कूलिंग मैकेनिज्म स्लो है। तो यहाँ पे हवाएं जो है वो समंदर से के जो लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू होगी, खुश्की के इलाकों की तरफ से। इसको हम कूल लैंड ब्रीज कहेंगे। और इसमें हवाएं जो है वो अपनी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर लेती है, यानी खुश्की के इलाकों से समुद्र की तरफ चलती है। इनको हम नसीमे बरी कहते हैं, यानी बर से या खुश्की से चलने वाली हवा। और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं लैंड ब्रीज। और ब्रीज का वर्ड जो है वो रिलेटिवली एक जेंटल सी हवा के लिए टर्म यूज होती है, तो लैंड एंड सी ब्रीज की टर्म यूज करेंगे। कोई मुश्किल हो तो बताइए। सर ठीक है। ठीक है, आप पास पेपर देखें, मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं, उसमें इसने 20 नंबर का ये भी सवाल दिया हुआ है। अब अगर आपने सिर्फ लैंड एंड सी ब्रीज 20 नंबर का पूछा है ना, तो भी आप कुछ एडिशन नहीं करेंगे, जितना पूछा उतना जवाब देंगे। सर एक क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन है, ये सर। क्वेश्चन जी। सर वो पूछना था कि फॉर एग्जांपल सर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, लाइक हम पीएमएस की बात करें, ऑप्शन हाँ। हुआ पीएमएस। तो सर अगर हमें जैसे अभी इसकी आइडिया है, हम अगर हम टू दी पॉइंट जाएंगे तो हम तो मैक्सिमम 2.5 पेजेस पे हम अपने आप एग्जैक्टली को वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जो पास लेकिन पेपर में अगर हम सवाल है उसको ना, increase करें, उसमें उसने सवाल के 2 हिस्से बनाए। उसने कहा जी लोकल विंड्स के नाम लिख दें, ठीक है, और लैंड एंड सी ब्रीज को डिटेल से लिख दें। तो ये सवाल 3 सफ़े तो नहीं बनाने वाला। नहीं सर वही वही बात पूछनी है कि अगर हम थोड़ा इररिलेवेंट जाएंगे, इररिलेवेंट नॉट इन दैट सेंस कि हम बहुत ज्यादा वो करेंगे, लेकिन इस तरह डायग्राम्स को इंक्रीज कर देंगे, वो हम हाँ जी, सारा हाँ वो जी, हाँ जी। बताएंगे, हाँ, वो है डायरेक्शन। थोड़ा सा, मतलब आपकी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया थ्रू योर वर्ड्स, वो ही कर सकते हैं ना। जी सर, और वो इस चीज पे तो नहीं होता ना कोई, मतलब हाँ, कि कोई नहीं। एक्शन हो। ओके जी, लेकिन रेपिटेशन इतनी ना हो कि आप बार बार वही बात कर रहे हो जो आपकी 3 लाइनों में हो चुकी है। जी सर ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब एनिमेशन भी आपके सामने चल गई। आप देख रहे हैं कि डे टाइम में जो लैंड एरिया है वो हीट अप हो रहा है, लो प्रेशर डे टाइम में बन रहा है, सी साइड से कोल्ड एयर चलना शुरू कर देगी। इसको हम सी ब्रीज का नाम दे रहे हैं। दूसरी एनिमेशन में आपको नजर आ रहा है लैंड कूल डाउन हो चुकी हुई है, सी जो है वो रिलेटिवली हाई टेम्परेचर शो कर रहा है, लो प्रेशर कंडीशन है वहां पे, विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, और इसको हमने लैंड ब्रीज का नाम दे दिया। ओके, अब आते हैं माउंटेन एंड वैली ब्रीज की तरफ। सो माउंटेन एंड वैली ब्रीज में ये होता है कि वहां पे तो हमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नजर आ रहा था कि पानी ज्यादा गर्म हो नहीं रहा और लैंड ज्यादा गर्म हो रही है, ज्यादा ठंडी हो रही है, तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन माउंटेन एरियाज पे आपको क्या नजर आता है? अगर आप किसी पहाड़ी इलाके पे जाए ना और सुबह सुबह आप ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो होगा ये कि अगर आप वैली में स्टे कर रहे हैं ना, तो पहाड़ों की जो चोटियां हैं उन पे धूप पड़ना शुरू हो जाएगी बहुत अर्ली आवर्स में, सुबह सुबह धूप पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आपकी वैली होगी वो अंधेरे में ही होगी, अभी वहां पे रोशनी नहीं पड़ेगी, उसकी वजह किसी ना किसी पहाड़ का साया आप पे पड़ा होगा। तो अब कंडीशन ये होती है कि पहाड़ों के ऊपर जो हीटिंग का प्रोसेस है, यानी सनलाइट मिलने का प्रोसेस है, वो तो सुबह 6 बजे शुरू हो जाना है। लेकिन वैली में ये धूप आनी है कोई 10-11 बजे के बाद, यानी 4-5 घंटे का फर्क तो पड़ ही जा रहा है दोनों में। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग मैटर करती है, तो मतलब कब हीटिंग स्टार्ट हुई। तो जब अर्ली आवर्स ऑफ द डे होते हैं, जब वैलीज में छांव होती है और धूप माउंटेन टॉप्स में पड़ रही होती है, तो हवा जो है वो माउंटेन टॉप्स की तरफ चल पड़ती है, क्योंकि माउंटेन टॉप्स जो है वो गर्म होना शुरू हो गई है धूप मिलने से,
और वैलीज में अभी टेम्परेचर उतना ही कम है। सो लो प्रेशर माउंटेन टॉप्स पे बन जाता है, हाई प्रेशर जो है वो वैलीज में फॉर्म हुआ होता है, ठीक है, शेड में लो टेम्परेचर्स की वजह से रिलेटिवली। सो ये हवा जब चलेगी तो इसको हम क्या नाम देंगे? जहां से चलेगी वो नाम देंगे। सो इसका नाम वैली ब्रीज है, ये वैली से चल रही है। और इसको हम एनाबैटिक विंड भी कह सकते हैं, ये नीचे डायग्राम में देख लें, इसके लिए वर्ड एनाबैटिक विंड भी हो सकता है। क्लियर हो गया आप? जी सर। कैटाबैटिक विंड कौन सी है जो अभी मैंने रात के टाइम की बताई थी? स्लोप से हाँ। ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या होगा? ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो माउंटेन टॉप्स हैं वो ठंडी हो जानी है, वहां से हवाओं ने सिंक करना शुरू करना है, एंड दे विल डिसेंड, दे विल फ्लो लाइक वाटर, और वो ड्रेन होती हुई आएंगी, ठीक है, डाउन द स्लोप्स। तो इसको हम कहेंगे कैटाबैटिक विंड। और हम इसमें जनरल नाम कौन सा यूज करते हैं? माउंटेन ब्रीज। सर मतलब रात को ये वैलीज गर्म होगी? नहीं, वो गर्म ना भी हो, बेसिक बात है, ठंडी हवा अपनी डेंसिटी की वजह से नीचे आ जाएगी। यस सर। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है? अब ये खत्म हो गया चैप्टर आपका। सर हम पेपर 2 में से जो इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर है, लोकेशनल थियरीज, तो बहुत मुश्किल है, वो आप करवाएंगे? वेबर की थ्योरी है? हाँ जी। हाँ जी, वो मैं कल थोड़ा सा आपको उस पर बात कर लूंगा, कोई इशू नहीं। और सर मुझे प्लीज रिलीफ वाला लेक्चर मिल सकता है, मैंने लेट ज्वाइन किया था। कौन सा वाला जी? रिलीफ कंटूर्स वाला, जो पहला दूसरा तीसरा शायद था। मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ। हाँ जी। वो लेक्चर मैंने आज बीएस की एक क्लास को देना, तो कितने बजे? लेकिन वो तो नहीं, आपका उसका यूनिवर्सिटी में होगा। वो तो यूनिवर्सिटी का ना, लेकिन मैं आपको ना उसकी कोई रिकॉर्डिंग बना के देता हूँ, क्योंकि वो उसकी काफी डिमांड भी रही है, तो वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। चलें ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, चलो ओके, चले जी सर आप। एक क्वेश्चन है जी सर, जी। इंट्रोडक्शन का तो आपने बता दिया कि ये चीजें लिखनी है सर। जिस क्वेश्चन में कंक्लूजन भी लिखते हैं, उसमें सर कंक्लूजन में क्या लेकिन लिखना इसमें होता है? कंक्लूजन ना लिखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेम ही होने। तो यहाँ पे भी अगर आप लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज की बात करें, तो लोकल विंड्स को थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करवा दें शुरू में, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आप डिफरेंस ऑफ हीटिंग, डिफरेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग, उसकी भी बेस बना लें। लेकिन फिर बात यही है कि इन एड्रेस के अंदर लिखने के लिए बचेगा कुछ नहीं, तो आपने खुद डिवाइड करना है कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन किस पोर्शन में एग्जामिनर के सामने रखनी है। सर अभी मैं एक क्वेश्चन पढ़ी थी सर, बाजवा की बुक में लिखा हुआ था शॉर्ट नोट, मतलब इस पे ना, तो सर हाँ। कैटाबैटिक विंड्स पे था कि शॉर्ट नोट्स ना उस पे आए हुए जी थे, जी। मतलब लिखा हुआ। तो सर इसमें तो मतलब जितना हमने पढ़ा है अभी, मतलब डिटेल में इतनी डिटेल तो नहीं है, वो और तो 10 इतनी मार्क्स। बाजवा में देखेंगे वो एक पैराग्राफ में खत्म किया हुआ ना। जी सर वही चीज। हाँ जी, तो ये इतना ही है, मार्क्स, ये एक एक पैराग्राफ इसका हाफ क्वेश्चन है। तो सर मार्क्स डिवीजन फिर वो किस तरह मार्क्स करते हैं? पूरे होंगे, मार्क्स बल्कि ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि ये बच्चे डर जाते हैं कि सवाल बड़ा छोटा माने। जी सर ठीक है सर। सर मैं यहाँ शफीक का नंबर मिल जाएगा? मैं यहाँ शफीक का व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, बल्कि यहीं पे भेज देता हूँ, क्या मसला है, चैट में लिख देता हूँ, एक बार मैं सर्च कर लूँगा। जी सर शिवमी, जी जी। सर ये जो भी सर जो आज से इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, तो सर आपको क्या लगता है हमारे एग्जाम अब आगे जाएंगे या हो जाएंगे जो इन्होंने 13 की डेट दी है? ये तो भी इलेक्शन, इलेक्शन डिले हो जाना है। इलेक्शन पे डिपेंड करता है। बस की वजह से इलेक्शन सर डिले हो ये जाएंगे। चूना लगा रहे हैं इन्होंने, इलेक्शन डिले कर देना है। जी जी, सर पीएमएस की वजह से इलेक्शन डिले कर देना उन्होंने, है ना? नहीं नहीं, पीएमएस की वजह से नहीं, अपनी टर्की की वजह से। सर पीडीएम वालों ने कह दिया है कि इलेक्शन मई में नहीं होंगे। अच्छा जी, थैंक ये नंबर है मियां शफीक साहब, यू चैट सर। में आ गया। सर सर जी। सर ये जो
हमने करंट वाला चैप्टर पढ़ा था सर, उसमें हमने वो साइक्लोन्स और वो चीजें पढ़नी थी सर, उसका थोड़ा आइडिया नहीं था, मतलब विली विली साइक्लोन्स, हरिकेन्स और ये सब नहीं नहीं, अभी तो वो पढ़ना है हमने, अभी तो पढ़ना है। पढ़ना। देखें अच्छा वो तो विंड्स का पार्ट है, वो करंट्स में तो हमने पढ़े थे ना, तो वो पढ़े थे जो ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, जो हमने ड्रिफ्ट्स पढ़ी थी वो वेस्टर्लीज की वजह से थी, है ना। तो इसलिए अच्छा बेसिकली ये ठीक है कि हम लोग, मैंने आपको तब भी कहा था कि हम एटमॉस्फेयर में विंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज हमने पढ़ लिया। तो अगर आप करंट्स को पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। यस सर। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी थी जिनको मैंने कहा था कि बच्चे थोड़ा सा पेंडिंग रखो, आगे जाके समझ आएगी। अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग एक फैक्टर के तौर पे देख लो, डिलेड बाद में कर लेना। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी ऐसा होता है। अच्छा यस जनाब, अब होगी क्लास ओवर, ठीक है। 30 हो गए, डेढ़ घंटा पूरा हो गया। कल अब इंशाल्लाह जो क्लास होगी उसमें हम मॉइस्चर इन एटमोसफेयर को स्टडी करेंगे। सर कल क्लास होगी, कल जुम्मा है। नो, अभी तो आज वेडनेसडे नहीं है, क्या हो गया। बहन थर्सडे है कल। कल यस थर्सडे, सर आज मैंने तो अच्छा फ्राइडे को भी ठीक है, क्लास रखी हुई है। ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।